अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट बैंक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से अनाउंस की जाने वाली कामयाब जवान लोन स्कीम के मुतल्लिक कि इस लोन को हासिल करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म दिया गया है उस एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फ़िल कैसे करना है, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो पेश नज़र रखनी होगी इस फॉर्म को फ़िल करते हुए, किन किन गलतियों से हमें बचना है। आज हम वो मुकम्मल प्रोसेस दोहराएंगे, आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे कि इसके जो 9 स्टेप हैं वन बाय वन हम हर स्टेप को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये है जी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको वेबसाइट पे इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इस फॉर्म पे पहुँच जाएंगे। इस फॉर्म में जो पहली चीज़ है वो देख लेते हैं जी। प्लीज़ प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन ऑल सेक्शंस एज ऑल सेक्शंस आर मैंडेटरी। अब इसके अंदर जितने भी सेक्शंस दिए गए, जितनी भी फील्ड दी गई हैं, आपने मैक्सिमम फील्ड्स को फिल करने की कोशिश करनी है क्योंकि ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इसके अंदर जहाँ पर ये स्टेरिक बना हुआ है, ये रेड कलर का जो स्टार बना हुआ है, ये फील्ड ऐसी फील्ड है कि इनको अगर आप फिल नहीं करेंगे तो आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। और जहाँ पर ये स्टेरिक नहीं बना होगा उन फील्ड्स को ऑप्शनली ले सकते हैं। आप फिल करना चाहें तो फिल कर लें, अगर नहीं करना चाह रहे तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको तजवीज़ करूँगा कि मैक्सिमम जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांस बन जाए इस लोन को हासिल करने में। अच्छा, नंबर 2 पे है जी हमारे पास फॉर ऑल कंप्लेंट्स प्लीज़ विज़िट पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल ऐप। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई शिकायत है तो आप पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल ऐप जो है वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं। नंबर 3 है जी प्लीज़ फिल इन द रिक्वायर्ड फील्ड ऑफ एप्लीकेंट CNSE इशू डेट ऑफ बर्थ करेक्टली एज दे आर टू बी वेरीफाइड बाय नादरा। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, आपका जो एप्लीकेंट का CNSE नंबर है, इशू डेट है और डेट ऑफ बर्थ है। अब ये चीज़ें दो जगह पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली हैं। एक चीज़ कि ये नादरा से वेरीफाई करवाए जाएंगे। अगर आपने इनमें से किसी एक को भी गलत लिख दिया, नादरा इसको वेरीफाई नहीं करेगा और आपकी एप्लीकेशन उसी वक्त रिजेक्ट कर दी जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, ये जो चीज़ें हैं, आपका CNSE नंबर है, आपका इशू डेट है और डेट ऑफ बर्थ है। आपने जब अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तो वहाँ पर ये चीज़ें मैंडेटरी होंगी। आप ये चीज़ें वहाँ पर फिल आउट करेंगे तो उसके बाद अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो चेक कर सकेंगे। अगर इनमें से आपने कोई गलत दी हुई तो आप वहाँ से अपना स्टेटस भी नहीं चेक करेंगे। लिहाजा आपको एप्लीकेंट का जो CNSE नंबर है, वो इशू डेट है CNSE की और डेट ऑफ बर्थ है, ये बहुत एहतियात के साथ देनी है। इसमें किसी किस्म की कोई भी गफलत नहीं बरतनी। तो चलते हैं जी हमारे पहले स्टेप की तरफ। पहले स्टेप में इनिशियल सिलेक्शन है जी। इसमें आपने इब्तदाई मालूमात देनी है। इब्तदाई मालूमात में जो पहला पॉइंट है वो है जी, आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप एक सरकारी मुलाजिम हैं। अब इस पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, येस और नो। अगर तो आप येस वाला ऑप्शन लेते हैं, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको ये फॉर्म जो है वो फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि सरकारी मुलाजमीन इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप किसी भी प्राइवेट इदारे के अंदर जॉब कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, लिहाजा आप इस पर नो का ऑप्शन लेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा है जी, सिटीज़नशिप स्टेटस क्या है, शहरियत क्या है, आप पाकिस्तान के शहरी हैं या नहीं हैं। अब यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है नॉन रेजिडेंट और एक है रेजिडेंट। अगर आप ऑप्शन नॉन रेजिडेंट लेते हैं कि आप पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, किसी और मुल्क की शहरियत आपके पास है, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी ही इस लोन के लिए एलिजिबल है। फॉरेनर जो है, जो बैरूनी ममालिक में रहने वाले लोग हैं, वो इस लोन के लिए जो है एलिजिबल नहीं हैं। लिहाजा आप यहाँ पर रेजिडेंट का ऑप्शन लेंगे कि आप पाकिस्तान के ही शहरी हैं।
उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है जी वो बैंक नेम, यहाँ से ये 21 बैंक्स दिए हुए हैं, यहाँ से आपने किसी एक बैंक को सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू आप ये लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसमें हमारे पास यूनाइटेड बैंक है, हमारे पास नहरी बैंक है, हमारे पास सिंध बैंक है, एमसीबी बैंक है, मिज़ान बैंक है, फिर एमसीबी बैंक है और जेएस बैंक है, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड है, हबीब बैंक लिमिटेड है, फर्स्ट वीमन बैंक है, फैसल बैंक लिमिटेड है, दुबई इस्लामिक बैंक लिमिटेड है, बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड है, बैंक अल हबीब है, बैंक अल्फला है, अस्करी बैंक लिमिटेड है, अलबारका बैंक लिमिटेड है, अलाइड बैंक है, बैंक ऑफ खैबर है, बैंक ऑफ पंजाब है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो मैं यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सिलेक्टेड बैंक। अगर तो आप बैंक एम्प्लॉय हैं तो आप जिस बैंक में जॉब कर रहे हैं आप उस बैंक में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप बाकी जो 20 बैंक्स बचते हैं उनमें से किसी एक बैंक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने बताना है कि क्या आपने जो बैंक सेलेक्ट किया है आप उसी बैंक के मुलाजिम हैं, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे कि नहीं, हम इस बैंक के मुलाजिम नहीं हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी आर यू अ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन पैप, क्या आप जो सियासी शख्सियत रखते हैं, क्या आप किस गवर्नमेंट के अंदर कोई हाई ऑफिशियल जो है रैंक रखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि नो, हमारे पास ऐसा कोई भी ओहदा नहीं है, हम सियासी नहीं है, क्योंकि जो सियासी शख्सियात हैं वो इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। फिर उसके बाद आता है जी बिज़नेस स्टेटस, कारोबार की मौजूदा हैसियत क्या है, कि इसमें दो ऑप्शन हैं, एक न्यू बिज़नेस है और दूसरा है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिज़नेस। क्या आप जो अपना नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं या फिर आपका पहले से कारोबार मौजूद है और आप उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको न्यू बिज़नेस लेता हूँ कि नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप अपने हिसाब से लेंगे कि आप न्यू बिज़नेस के लिए लोन लेना चाह रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग को एक्सपेंड करने के लिए जो है वो लोन लेना चाह रहे हैं। तो उसके बाद हम आ जाएंगे जी नेक्स्ट। ओके जी, नेक्स्ट के बाद हमारे पास बी आ गया जी, हम स्टेप 2 में चले गए हैं। स्टेप 2 के अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर हमने अपनी ज़ाती जो मालूमात है वो प्रोवाइड करनी है। नंबर 1 है जी एप्लीकेंट नेम। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये जो चीज़ ये एरर आपको देखने को मिलेगा, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स आर नॉट अलाउड। ये उस सूरत में आता है जब आप एक टैब को फिल करते हैं और नेक्स्ट टैब पे जाने के लिए आप टैब का बटन जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आप टैब का बटन यूज़ करेंगे तो ये आपको यहाँ पर एरर दे देगा। आपने जब भी एक टैब को फिल करना है तो उस टैब को फिल करने के बाद जब दूसरी टैब पे आप जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर कर्सर ले जाकर वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं और बाय क्लिकिंग आपको दूसरे टैब पे जाना होगा। आप यहाँ पर टैब को यूज़ करते हुए दूसरे पर नहीं जा सकते, वरना ये एरर देगा। जी, ये हो गया नाम। उसके बाद आ जाता है जी जेंडर। जेंडर में आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर में आप ट्रांसजेंडर की सूरत में आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेल सेलेक्ट कर लिया जी। उसके बाद आता है जी एप्लीकेंट CNC नंबर। यहाँ पे हम देंगे शनाख्ती कार्ड नंबर, लेकिन यहाँ पर आपने इसमें स्लैश नहीं डालनी, ऑटोमेटिक सिस्टम जो है ना वो स्लैश खुद ही डाल देगा। यहाँ पे फिर अच्छा, यहाँ पर इसने जो है ना वो इन तीनों चीज़ों की जिसकी हमने पहले बात की थी कि एप्लीकेंट एक तो CNC नंबर, इशू डेट, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये नादरा से वेरीफाई होंगी और दूसरा फिर आपने जब एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तो फिर उसके लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए फिर इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इसको कन्फर्मेशन में डाल दिया, इन तीनों चीज़ों को, कि आपने CNC नंबर लिखा तो यहाँ पर इसको रिकन्फर्म करें ताकि इसमें गलती के चांसेस कम से कम हो जाएं। तो आपने ये ध्यान रखना है। हमने इसको रिकन्फर्म कर लिया। उसके बाद डेट ऑफ इशू है, यहाँ से हम लोग साल कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि 19 में हुआ, अगस्त में हुआ और 7 अगस्त का लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमें वही सेम देना होगा, 2019 अगस्त में हुआ और 7 अगस्त इशू डेट, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी आपकी डेट ऑफ बर्थ।
अच्छा, डेट ऑफ बर्थ आपकी एज़ पर CNSE होनी चाहिए। बाज़ औक़ात होता है कि आपके एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और होती है, आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो और होती है। आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो देनी है वो अपने शनाख्ती कार्ड के हिसाब से देनी है। तो हम यहाँ पर कोई भी फ़र्ज़ी दे देते हैं, ये 1994 का कर लेते हैं, अगस्त कर लेते हैं और 7 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी हमें फिर वही देनी होगी कि 1994 कर लेते हैं, अगस्त और 7, ठीक है। ये हो गया हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया जी। उसके बाद हमारे पास है जी नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि घर में कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी ज़ेरे कफ़ालत हैं। अगर तो आप शादीशुदा हैं तो आपकी अपनी फैमिली आ जाएगी, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी वालदा है, वालद हैं, अगर कोई छोटा भाई है, बहन है तो वो आप देख लेंगे कि हमारे ज़ेरे कफ़ालत कितने लोग आ रहे हैं। मैं यहाँ पर फ़र्ज़ी जो है ना वो 3 डाल देता हूँ कि 3 हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद आ जाएगा जी फादर्स नेम, हस्बैंड नेम। इन केस अगर एक कोई फ़ीमेल अप्लाई कर रहे हैं तो वो शादीशुदा हैं तो उनके हस्बैंड नेम आ जाएगा। अगर वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, वालिद साहब नहीं हैं, तो आपके जो गार्डियन हैं उनका नाम आप यहाँ पर इनपुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे देखें तो ये जो स्टैरिक है, रेड स्टार बना हुआ है, ये कंपलसरी हैं, ये लाजमी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड नहीं करते तो आप फर्दर आगे मूव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये स्टार नहीं बना हुआ, इसका मतलब ये आपके लिए ऑप्शन है। अगर तो आपके पास अवेलेबल है तो आप ये उनके अपने फादर का, हस्बैंड का, गार्डियन का CNSE नंबर यहाँ पर पुट कर दें। अगर नहीं है तो यू कैन लीव इट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रिलीजन। आपका मज़हब क्या है जी? आप इस्लाम मज़हब है, हिंदुइज़म है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज़म है या फिर कोई और है। तो यहाँ पे हमने इस्लाम कर लिया जी। उसके बाद है डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, क्या आपको कोई माजूरी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ लाजमी याद रखिएगा, अगर आपके कोई माजूरी है तो उसको लाजमी इसको यस करें, क्योंकि इस लॉन में जो माजूर अफराद हैं उनको प्रेफर किया जाएगा। ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव होगी, आपके लिए नेगेटिव नहीं होगी कि आप अपनी माजूरी को यहाँ पे छुपाएंगे नहीं। अगर कोई माजूरी है तो उसको लाजमी इसको यस करें। हम लोग इसको वैसे नो कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जी मेन सोर्स ऑफ करंट इनकम। अभी आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ज़राए आमदनी क्या है, अभी जो आपकी इनकम आ रही है वो किस ज़रिए से आ रही है, यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट करना है। क्या आप एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं, आपकी कोई ज़मीन है, आप ज़मींदार हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, किसान हैं, तो आपकी इनकम एग्रीकल्चर से आ रही है। या फिर आप ने कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह परचेज़ किए हुए हैं, वहाँ से आपको इंटरेस्ट या प्रॉफिट की सूरत में कोई इनकम रिसीव हो रही है। या फिर आप जो है फॉरेन रेमिटेंस है, आपका कोई भाई, आपका वालिद, आपका कोई भी रिलेटिव जो है वो बैरून मुल्क कोई भी जॉब कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है और वहाँ से आपको जो है वो रकम मसूल हो रही है, तो आप फॉरेन रेमिटेंस का ऑप्शन लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है जी इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप किसी भी प्राइवेट इदारे के अंदर जॉब कर रहे हैं और वहाँ से सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी वाला ऑप्शन लेंगे। उसके बाद अगर आप कोई ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं जिसमें आपका यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वहाँ से आपको अर्निंग आ रही है, आपने कोई ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है वहाँ से आ रही है, आप अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, आप दराज पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन किसी भी ज़रिए से अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो फिर आप ये ऑप्शन लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है जी अदर बिज़नेस। इसके अलावा अगर कोई और बिज़नेस आप कर रहे हैं तो वो इसमें अदर बिज़नेस की कैटेगरी में आ जाएगा। या फिर आप पेंशनर हैं और पेंशन ले रहे हैं तो फिर पेंशन इनकम आ जाएगा। फिर रेंटल इनकम है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, घर वगैरह आपने किराए पे दिया हुआ है, आपकी कोई शॉप है आपने वो किराए पे दिए हुए है और वहाँ से आपको रेंट आ रहा है। अगर नहीं, कोई भी इनकम नहीं, आप बेरोज़गार हैं तो फिर आप इसको नन पे लेंगे। तो हम इसको फ़िलहाल जो है वो कर लेते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी एवरेज करंट मंथली इनकम कितनी है आपकी, औसतन आप एक महीने में कितना कमा लेते हैं वो आपने लिखना है। फ़र्ज़ करें कि एक आदमी औसतन जो है वो 40,000 तो कमा ही लेता है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास अदर मंथली इनकम। ये ऑप्शन उस सूरत में है कि अगर आपके ज़राए आमदनी जो है वो एक से ज़्यादा हैं,
अगर आप मुख्तलिफ ज़राए से इनकम ले रहे हैं, 2-3 ज़राए हैं, आपके रेंट पे भी आपने घर भी दिया हुआ है, प्राइवेट सैलरी भी ले रहे हैं, आपकी ज़मीन भी है, आपने वो भी ठेके पे दी हुई, वहाँ से भी इनकम आ रही है, उस सूरत में आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई और ज़राए इनकम नहीं है तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी, डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट, क्या आपका किसी भी बैंक के अंदर पाकिस्तान में अकाउंट है। अगर आपका किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट है तो आप लाजमी इसको यस करेंगे क्योंकि ये वेरीफाई किया जाएगा, और अगर आपकी यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं अगर वो आपकी वेरिफिकेशन के दौरान मिसमैच हो गई तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो हम यस कर लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जी, यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कर लें कि आपका कौन से बैंक में अकाउंट है, उसको सिलेक्ट करें। ठीक है, वो बैंक आ गया। फिर लास्ट पे यहाँ पे आपने देना है आपका बैंक अकाउंट नंबर, जो उस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है। मैं फ़िलहाल इसको नो कर देता हूँ। ठीक है, प्रोसीजर आपको समझ आ गया। तो आपने यहाँ पे उसका आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है जी हमारे पास पर्सनल वेल्थ, ज़ाती असासे आपके कितनी अमाउंट के हैं, क्या आपके नाम कोई घर है, क्या आपके नाम कोई दुकान है, या इस तरह का कोई भी असासा है जिसकी आप कोई भी आपके नाम पे असासा हो, उसकी आपने टोटल वैल्यू लिख देनी है कि मेरे पास इतने मालियत के असासे मौजूद हैं। अगर नहीं है तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई भी यूटिलिटी बिल आपके नाम पे है, ये इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है, ये SNGPL का हो सकता है, ये आपका जो है वो PDCL का हो सकता है, कोई भी यूटिलिटी बिल आपके नाम पे है तो किसी एक का यहाँ पर आप कंज्यूमर ID लिख दें। उसके बाद एप्लीकेंट नेशनल टैक्स नंबर, अगर आप फाइलर हैं तो आपको यहाँ पर अपना NTN नंबर ज़रूर देना चाहिए, टैक्स नंबर ज़रूर देना चाहिए। अगर आप फाइलर नहीं भी हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप FBR की वेबसाइट पे जाके अपना NTN नंबर खुद से जनरेट कर सकते हैं। इजी प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है। वहाँ से लाजमी उसको जनरेट करके यहाँ पर अपना NTN नंबर ज़रूर दें, क्योंकि इस स्कीम के अंदर अगर आप फाइलर हैं, आपका NTN नंबर जनरेट है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि इस वक्त इमरान खान की जो हुकूमत है वो FBR को लेकर, टैक्स फाइलर होने को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉन्शियस है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लाजमी अपना टैक्स नंबर यहाँ पर ज़रूर दें, वरना अगर नहीं भी देना चाह रहे हैं तो ये स्टैटिक नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पर एप्लीकेंट पिक्चर है, जो दरख्वास्त गुजार है वो अपनी तस्वीर यहाँ पे जो है वो अपलोड करेगा। अच्छा, इस तस्वीर को अपलोड करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये तो पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, सेल्फ़ी ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपका फेस जो है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई देना चाहिए, वो पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आते हैं जी CNSE फ्रंट साइड पिक्चर। अब यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड का जो फ्रंट साइड है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है। यहाँ से ब्राउज़ करेंगे, ब्राउज़ करने के बाद आप जहाँ भी सिस्टम में पड़ा होगा वहाँ से उठा लेंगे। मैंने ऑलरेडी इसमें अपलोड कर दिया है। अच्छा, उसके बाद आता है जी CNSE बैक साइड है। यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की जो बैक साइड है उसको अपलोड करना है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, ID कार्ड को आप लोगों ने जब अपलोड करना है तो अपलोड करते हुए उनका जो साइज़ है फ्रंट साइड और बैक साइड का वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो उसको पेड में जाके उसका रीसाइज़ कर लें, या ऑनलाइन रीसाइज़र भी मौजूद है, वहाँ से जाके उसका साइज़ 2 MB से नीचे होगा तो वो अपलोड हो जाएंगे। अब आते हैं जी हम लोग तीसरे पोर्शन पे ना, तीसरे स्टेप पे चले जाते हैं। यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल है, तालीमी अहलियत आपकी क्या है जी। पहला है जी हमारी एजुकेशन। अगर तो आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास कोई डिग्री है तो ये आपके लिए है जी। इसमें आपने मिडिल किया हुआ है, आपने मेट्रिकुलेशन की है, FA बैचलर 4 ईयर किया है, मास्टर डिग्री की है, MPhil किया है, उसके बाद डॉक्टरेट किया है, पोस्ट डॉक्टरेट किया है, ACCA किया है, CMA-CA किया है, या आपने फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, MBBS किया है, डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेशन है या ना है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपके पास एजुकेशन क्या है। मैं इसको फ़िलहाल नन करूँगा क्योंकि आगे जाके ये जो भी यहाँ पर आप एप्लीकेशन अपनी मेंशन करेंगे उसकी जो डिग्री है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन लेते हैं
फिर उसकी फ़ाइनल डिग्री जो आपके पास होगी या रिज़ल्ट कार्ड होगा, आप उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद है जी डू यू हैव एनी टेक्निकल एजुकेशन, क्या आपके पास किसी किस्म का कोई टेक्निकल एजुकेशन है। जैसे हमारे पास डिप्लोमास होते हैं, किसी ने कोई डिप्लोमा कर लिया, किसी ने कोई बी फार्मेसी कर ली, या टेक्निकली जो आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है एडवांस, इसमें जो ऑप्शन दे रहा है टेक्निकल एजुकेशन में वो है जी एडवांस ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग का कोई कोर्स किया है आपने, एडवांस फूड प्रोडक्शन का कोई कोर्स है, एलुमिनियम का कोई कोर्स है, उसके बाद अपैरल सुपरवाइज़र का कोर्स है, अप्लाइड डिप्लोमा इन टेलीकम्युनिकेशन का है, फिर उसके बाद आर्किटेक्चरल है, उसके बाद आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग है, विजुअल है, आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी में है, ऑटो डीजल टेक्नोलॉजी में है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, ऑटो मैकेनिक है। आपने जिस भी फील्ड के अंदर कोई टेक्निकल डिप्लोमा किया वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे कि मैंने इस फील्ड के अंदर ये स्पेसिफिक डिप्लोमा किया है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर भी अगर आप कोई भी ऑप्शन लेते हैं तो आपको उसकी भी फाइनल डिग्री अपलोड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर फ़िलहाल इसको जो है ना वो नन कर रहा हूँ। उसके बाद आ रहा है जी हमारे पास आर यू स्किल्ड और आर्टिसंस, क्या आप कोई कारीगर हैं या फिर किसी चीज़ में फ़न है, आपको किसी चीज़ में महारत रखते हैं आप, तो यहाँ से आपने ऑप्शन लेना है कि आप अकाउंट्स में महारत रखने वाले हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, ब्यूटिशियन आप बहुत अच्छे हैं, बजटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, बिज़नेस डेवलपमेंट आपके अंदर सलाहियत है, आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, या आपके पास बिज़नेस का नॉलेज बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आ जाए तो केमिस्ट्री केमिकल टेक्नोलॉजी का नॉलेज आपके पास है, सिविल टेक्नोलॉजी का आपके पास है। यानी कि इनमें से किसी के अंदर भी आपकी जो महारत अगर आपको है तो आप वो यहाँ से ऑप्शन ले लेंगे, अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप कोई भी महारत लेते हैं तो वो उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, आपको वो अपलोड करनी पड़ेगी। मैं फ़िलहाल इसको नन कर रहा हूँ। अच्छा, वो सब नन करने का मेरा मकसद ये था क्योंकि मुझे यहाँ फिर वो जो हमने पहले एजुकेशन वाला ऑप्शन लिया था कि हमारी एजुकेशन ये है, हमें यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। अगर मैं नन ले रहा हूँ कि मैं एजुकेशन नहीं है मेरी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, हम इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आपने लिया कि कोई भी आपने टेक्निकल एजुकेशन अगर आपने ली हुई है तो फिर वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद या तो आपके पास कोई भी फ़न है, महारत है, आपने उसका कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो फिर आप वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद यहाँ से आप जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं जी हम चौथे स्टेप पे। चौथे स्टेप में क्या है जी, कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर हमने अपना जो राब्ता है जिसके ज़रिए से हमें रब्ता किया जाएगा वो यहाँ पे डिटेल देनी है। ये प्रेजेंट एड्रेस ये स्टैटिक है, यहाँ पर आप अपना मुकम्मल एड्रेस देंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ पर मियाँ चन्नू कर दूँगा, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर एड्रेस देते हुए अगर तो आप किसी ब्लॉक के अंदर रहते हैं, किसी भी टाउन के अंदर रहते हैं, तो उसका ब्लॉक नंबर क्या है, आपकी स्ट्रीट नंबर क्या है, आपका हाउस नंबर क्या है। अगर गांव के अंदर हैं तो आप अपने गांव का मुकम्मल एड्रेस देंगे। और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आपके नियर जो फेमस लोकेशन है उसका लाजमी मेंशन करें। इसकी वजह यह है क्योंकि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए नुमाइंदा आपके इस जो आप यहाँ पर एड्रेस देंगे उस एड्रेस के ऊपर फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए लाजमी आएगा। और अगर आपका एड्रेस मुकम्मल ना हुआ और फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए बंदा आपके एड्रेस पे ना पहुँचा तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में नहीं रहेगी। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से प्रोविंस ले लेना है कि आप कौन से सूबे से हैं वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ से थोड़ा वेट करना है। जब आप प्रोविंस लेंगे तो फिर थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो खुद ब खुद शो होंगे। वहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट शो कर लेना है। 1-2 मिनट का वेट लेते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा ये डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ये देखें ये आ गया ये डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सर्च कर लें। खानेवाल हो गया, ये उसकी तहसीलें शो कर रहा है कि आप खानेवाल पंजाब से हैं, खानेवाल डिस्ट्रिक्ट है और तहसील कौन सी है, मियाँ चन्नू मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। यहाँ पर वो कह रहा है कि एज अबव परमानेंट एड्रेस इफ़ डिफरेंट, अगर तो आपका मौजूदा पता और आपका मुस्तकिल पता एक ही हैं तो आप यहाँ पर एज अबव के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है। वो ऑटोमेटिक आपका जो प्रेजेंट एड्रेस आपने दिया होगा उसी को आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो समझ लेगा। लेकिन अगर आपका मौजूदा पता और आपका
जो मुस्तकिल पता है वो एक दूसरे से अलग है, तो फिर यहाँ पर आप अपना मुस्तकिल पता जो है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। मैं इसको एज अबव कर लेता हूँ कि मेरा जो है वो प्रेजेंट और परमानेंट एक ही एड्रेस है, ठीक है। तो ये हो गया जनाब, उसने ऑटोमेटिकली ये देखिए कि प्रोविंस भी उठा लिया है, डिस्ट्रिक्ट भी और तहसील भी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी आपका रेजिडेंस फ़ोन नंबर विद एरिया कोड। यहाँ पर अगर तो आपके पास कोई भी घर में PDCL नंबर लगा हुआ है तो आप उसका एरिया कोड देंगे। जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि पहले 051 है इस्लामाबाद का, इसी तरह 065 मुल्तान का है, और इसी तरह आपका जो भी एरिया कोड है आप यहाँ पर वो एरिया कोड लगाएंगे और उसके बाद अपना PDCL नंबर दे देंगे। अगर नहीं है आपके पास तो ये लाजमी कंपलसरी नहीं है, आप इसको लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर। ये स्टैटिक है, ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है, आपको ये मोबाइल नंबर ज़रूर देना होगा। इस मोबाइल के ऊपर आपसे टेलीफोनिक वेरिफिकेशन भी की जाएगी, तो यहाँ पर आप वो मोबाइल नंबर दें जो आपका हर वक्त ऑन रहता है और जो हर वक्त आपके पास रहता है। बाज़ू का तो जो फ़ेज़ 1 आया था तो उसके अंदर फ़ीमेल्स के लिए स्पेशली इशू बना था कि फ़ीमेल्स जब अपना यहाँ पर नंबर अपना एंटर करते हैं तो वो घर का कोई नंबर देते हैं, भाई का देते हैं, वालिद का दे देते हैं, या शादीशुदा तो हस्बैंड का नंबर दे देते हैं। तो वहाँ पर उनको इशू ये आता था कि जब वेरिफिकेशन के लिए कॉल रिसीव होती है तो वो उन्होंने इसी नंबर पे करनी है, किसी और नंबर पे वो आपसे बात नहीं करेंगे। तो अब हो सकता है कि भाई अब वालिद जो है वो आपसे दूर हो, वो बात ना हो सके, तो फिर आपकी टेलीफोनिक वेरिफिकेशन रह जाएगी और आप जो है ना फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ये किया है कि आप प्राइमरी मोबाइल नंबर फोकस ये करें कि अगर यहाँ पर आप घर का देते हैं तो उन्होंने सेकेंडरी का भी ऑप्शन दे दिया है। आप 2 मोबाइल नंबर दे सकते हैं, अगर वक्त एक आपको अवेलेबल नहीं है तो दूसरे नंबर पे तो आप अवेलेबल होंगे। तो प्राइमरी नंबर आप वो नंबर दें जो आपके पास चलता रहता है, जो आपके पास ही मौजूद होगा। तो यहाँ पर कोई भी हम लोग जो है वो नंबर दे देते हैं फ़र्ज़ी, ठीक है। उसके बाद आए थे जी सेकेंडरी नंबर। यहाँ पर भी हम लोग कोई भी फ़र्ज़ी नंबर दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद आया था जी इज़ प्राइमरी सेम रजिस्टर्ड विद योर ऑन नेम। क्या जो आपने पहला मोबाइल नंबर दिया है उसकी सिम आपके अपने नाम पे रजिस्टर्ड है या किसी और के नाम पे। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन लेना है कि मेरे अपने नाम पे रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो फिर आप नो का ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद है ईमेल एड्रेस। अगर तो आपके पास कोई ईमेल एड्रेस आपका है तो आप इसको फिल कर दें, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी आपके पास रेजिडेंस टाइप कि रिहायशी, जहाँ पर आप रिहाइश पजीर हैं वो जो जगह है क्या वो आपकी अपनी है या फिर वो आपकी फैमिली की है या फिर वो आपकी रेंट के है, या फिर आप अगर किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं तो कंपनी ने आपको कोई रिहाइश मुहैया की हुई है तो फिर आप कंपनी प्रोवाइडेड ऑप्शन लेंगे, या फिर इसके अलावा कोई और अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर आप अदर में चलेंगे। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर तो ये फैमिलीज़ का होता है, फैमिली कर लेते हैं, बाकी आपका जो भी सूटेबल होगा आप उस हिसाब से इसको कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट फेज़ में आ चुके हैं, 5वें पेज पे 5वां स्टेप है हमारा। इसके अंदर हमने करना है जी बिज़नेस इंफॉर्मेशन, कारोबारी मालूमात। अब इस सेक्शन को बड़े गौर से करना है आपने। पहले आपके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए कि आप कौन सा बिज़नेस करना चाह रहे हैं, किस कैटेगरी का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, वो आपको लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप वो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। इंडस्ट्री कैटेगरी, कारोबार की मरकज़ी नोयत क्या है, आप कौन सा कारोबार करते हैं, क्या जो आप कारोबार कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फार्मिंग से रिलेटेड है, फ़िशिंग से रिलेटेड है या फॉरेस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे है जी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, प्रोडक्शन रिलेटेड है, प्रोसेसिंग रिलेटेड है या माइनिंग का है, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज देना चाह रहे हैं, टूरिज़्म है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है। फिर उसके बाद आता है ट्रेडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल है, रिटेल है। इन 4 में से आप किस का आपका जो बिज़नेस है जो आप करना चाह रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है। तो मैं इसको एग्रीकल्चर में ले लेता हूँ कि एग्रीकल्चर में है, ठीक है। अब कारोबार का शोबा क्या है, आपने एग्रीकल्चर में ले लिया, उस हिसाब से यहाँ पर आपको ऑप्शन शो करेगा। अब एग्रीकल्चर के अंदर या तो आप फ़िशिंग कर रहे होंगे, या आप फॉरेस्ट्री कर रहे होंगे, आप हॉर्टिकल्चर कर रहे होंगे, या लाइव स्टॉक, या फिर बर्ड्स का या एनिमल का कर रहे होंगे। हम लाइव स्टॉक का कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी सब
बिजनेस सब सेक्टर क्या है, ये मेन सेक्टर था, अब सब सेक्टर क्या है कि आप लाइफ स्टॉक तो कर रहे हैं, लेकिन बर्ड्स का भी कर रहे हैं, एनिमल्स का भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी फर्दर क्या है, कैटेगरी क्या है, आप जो है वो एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग, फिर उसके बाद आप बुफेलो में कर रहे हैं, आप काफ रेयरिंग में या फैटेनिंग फॉर्म में कर रहे हैं, कैटल फार्मिंग में कर रहे हैं, उसके बाद काउ फार्मिंग में कर रहे हैं, डेयरी फार्म में कर रहे हैं, इन्वायरमेंटली कंट्रोल पोल्ट्री फार्म में कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है गोट रेयरिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रिच फार्मिंग कर रहे हैं, उसके बाद पोल्ट्री ब्रीडर फार्म है। इसी तरह इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है, यहाँ से जो भी आपको सूटेबल लगता है आप वो ले लें, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि हम लोग जो है ना वो फैलो का कर रहे हैं, ठीक है। अब बिज़नेस नेचर क्या है, इसकी नोयत क्या है, क्या आप इंपोर्ट का बिज़नेस करना चाह रहे हैं कि आप बाहर से वो फेलोज़ जो है ना वो पाकिस्तान में मंगवाया करेंगे, या फिर एक्सपोर्ट का करना चाह रहे हैं कि आप फेलो पाकिस्तान से बाहर भेजा करेंगे, या फिर लोकल बिज़नेस करना चाह रहे हैं, या आप अपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लोकली बिज़नेस करना चाह रहे हैं। तो मैं लोकल बिज़नेस का कर लेता हूँ कि लोकल बिज़नेस लेना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद है जी आपके कारोबार का नाम क्या होगा, कुछ भी कर लेते हैं जी, अली बुफेलो फॉर्म, ठीक है। हम ये बुफेलो फॉर्म, ये हमने बिज़नेस कर लिया, बिज़नेस का नाम रख लिया, आपका जो भी होगा बिज़नेस का नाम वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर बिज़नेस डिटेल है जी, मुंतखब करदा कारोबार की तफसील, चूज़न, यहाँ पर भी आपने से वो जो बिज़नेस का नाम है वो यहीं पे आपने दोबारा लिख देना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी बिज़नेस एड्रेस, यहाँ पर आप अपने बिज़नेस का मुकम्मल एड्रेस देंगे। इन केस अगर आपने अभी बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया, आप अभी बिज़नेस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हैं, अभी आपने जब कर्ज मिलेगा तो उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो फिर बिज़नेस एड्रेस की जगह पर आप अपने घर का एड्रेस जो है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जी प्रोविंस कौन सा है, पंजाब हो गया जी। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, खानेवाल है। उसके बाद बिज़नेस तहसील जो है वो हमने कर ली जी मियाँ चन्नू। उसके बाद है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन स्टेटस, यहाँ पर आपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन स्टेटस देना है, क्या आपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाया है या नहीं करवाया, आपका रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। क्योंकि अभी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका अनरजिस्टर्ड ही होगा, अभी तक आपने रजिस्टर्ड तो करवाया नहीं होगा। जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद देखेंगे रजिस्ट्रेशन करवानी है या नहीं करवानी, वो बात का प्रोसेस है। फ़िलहाल आप इसको अनरजिस्टर्ड में ले लेंगे, ठीक। उसके बाद आता है जी हमारे पास एंटिटी टाइप, कारोबार की किस्म क्या है, किस किस्म का कारोबार है वो ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आप सोल प्रोप्राइटरशिप है, इंडिविजुअल है, आप अकेले कारोबार करना चाह रहे हैं, आप अकेले ही मालिक हैं, या फिर उसके बाद लिमिटेड कंपनी, क्या आपने कोई कंपनी बनाई है जो इस तरह का कारोबार है कि कंपनी चला रही है, फिर या फिर आप पार्टनरशिप पे कर रहे हैं। तो इन तीनों में से एक लेना है, तो मैं इसको सोल प्रोप्राइटर ले लेता हूँ कि अकेला ही चला रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बिज़नेस यूटिलिटी बिल कंज्यूमर आईडी, अगर तो आपकी लोकेशन ऑलरेडी मौजूद है, आपके पास बिज़नेस की जगह मौजूद है और वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है या गैस का बिल या कोई भी आ रहा है, तो वो यूटिलिटी कंज्यूमर आईडी आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है तो उसका नेशनल टैक्स नंबर यहाँ पर दे देंगे। रजिस्टर्ड चूँकि हमने अनरजिस्टर्ड किया तो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग ब्लैंक ही छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तक हमने बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है। उसके बाद है जी इज़ एनी व्हीकल रजिस्टर्ड ऑन योर पार्टनरशिप कंपनी नेम, आपके नाम पर, आपके पार्टनर्स के नाम पर अगर पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर कंपनी है तो कंपनी के नाम पर क्या कोई गाड़ी है। अगर आप इसको येस करते हैं तो फिर आगे आपको उसकी जो रजिस्ट्रेशन बुक है उसकी इमेज यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ये देखिए यहाँ पर वो दे रहा है कि प्रोवाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक, तो यहाँ पर मैं इसको नो करूँगा। अगर आप लोगों के नाम पर कोई भी गाड़ी है, वो बाइक है, आपके पास कार है, या कोई भी गाड़ी आपके नाम पर है, आपकी कंपनी के नाम पर है, पार्टनरशिप में है,
अगर आप कर रहे हैं तो। अगर तो सोल प्रोप्राइटर हमने ऊपर लिया है तो यहाँ पर हमने देखना कि हमारे नाम कोई गाड़ी है या नहीं है। तो अगर है तो ज़रूर यस कीजिए, क्योंकि वेरीफाई होगा और यहाँ पर उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद चलते हैं जी हम लोग अपने नेक्स्ट उसके बाद है जी हमारे पास हमारी फाइनेंसिंग डिटेल है। कर्ज़ की तफसीलात क्या है जी, लोन टाइप क्या है जी, कर्ज़ की किस्म क्या है। इसमें हम लोग कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर है टीयर टाइप। आपका जो टीयर है, आप टीयर 1 में लोन लेना चाह रहे हैं कि आप 1 लाख से 10 लाख तक का लोन लेना चाह रहे हैं तो आप टीयर 1 को सिलेक्ट करेंगे। अगर 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन लेना चाह रहे हैं तो आप टीयर 2 करेंगे। अगर आप 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक का लोन लेना चाह रहे हैं तो आप टीयर 3 करेंगे। हम यहाँ पर टीयर 1 कर लेते हैं कि हम लोग 10 लाख तक का लोन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है टेन्योर, साल के अंदर आप कितने साल में ये कर्ज़ वापस करेंगे, कितने साल के लिए ये लोन लेना चाह रहे हैं। ये आपके मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो 8 साल है। 8 साल से नीचे आप कम साल भी सिलेक्ट कर रहे हैं कर सकते हैं। अगर आप 1 साल में वापस करना चाह रहे हैं, 2 साल में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, किसी अगर पहले करना चाह रहे हैं तो ठीक है, वरना 8 साल मैक्सिमम है कि आप 8 साल में इसको वापस करेंगे। तो हम 8 साल का ही टेन्योर ले लेते हैं। फिर उसके बाद आता है जी हमारे प्रोजेक्टेड कॉस्ट एस्टिमेटेड इन रुपीज़। अब यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो बिज़नेस है, उसकी जो टोटल कॉस्ट है एस्टिमेटेड वो कितनी है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। कॉस्ट को आपने इस हिसाब से लिखना है कि आप जो लोन की अमाउंट ले रहे हैं वो, और जो आपका 10% इक्विटी है, 10% इक्विटी आप इससे ज़्यादा भी इक्विटी पे कर सकते हैं, यानी कि जो हिस्सा आपने खुद से डालना है वो उस हिसाब से। अगर मैं लिखूँ कि मेरे जो इस लोन की कॉस्ट है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं तो आर्जी दे रहा हूँ, इसको 15 लाख कर लेता हूँ। आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी आप वो यहाँ पर इसको लिख देंगे। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे लोन कितना रिक्वायर्ड है, तो हमने 10 लाख वाला लिया है तो हमें 10 लाख लोन रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद आता है जी ये इसको 10 लाख में इसने खुद ही कन्वर्ट कर दिया, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास है जी इक्विटी कंट्रीब्यूशन। इक्विटी कंट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि आपकी टोटल प्रोजेक्ट की जितनी कॉस्ट है उस कॉस्ट का आप कितने % खुद पे करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आपका बिज़नेस 1 लाख उसकी कॉस्ट है तो उस 1 लाख का आप 10% अगर पे करते हैं, आपकी इक्विटी 10% है तो मीन 1 लाख का आपने 10,000 आपने पे करना है और 90,000 जो 90% है वो बैंक आपको पे करेगा। इसी तरह अगर 10 लाख उसकी कॉस्ट है तो 1 लाख आप पे करेंगे और बाकी जो है वो 90% आपको बैंक पे करेगा। तो इसमें कम से कम तो इक्विटी रेशो है वो 10% है। आप अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, आपके पास इतना फाइनेंसेस है कि आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से अपनी परसेंटेज ले सकते हैं कि मैं इतने % तक जो है वो खुद कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो चूँकि मिनिमम 10% है तो हम यहाँ पे 10% ही ले लेते हैं। तो ये देखें जी 15 लाख हमारी जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट थी, 15 लाख में मैंने कहा कि मेरी इक्विटी जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% होगी, तो उसने खुद ही कैलकुलेट कर दिया कि आपके हिस्से में 1.5 लाख आएगा। लेकिन इस एक चीज़ इसके लिए आप जहन में ज़रूर रखिएगा कि ये जो यहाँ पर आप इक्विटी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ये जितनी अमाउंट ये जो 1.5 लाख है, जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो आपके अकाउंट में आपको पहले ये 1.5 लाख जमा करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको लोन की अमाउंट डिस्पर्स करवाई जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद है जी रियायती मुद्दत। अब रियायती मुद्दत है कि अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको कितनी मुद्दत मज़ीद चाहिए। 8 साल का तो आपने पहले कह दिया कि हम 8 साल में लोन देंगे, लेकिन इन केस अगर आप को अंदेशा है कि मैं 8 साल में नहीं दे सकूंगा तो मुझे मज़ीद ग्रेस पीरियड दे दिया जाए, तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर लेंगे कि मुझे 3 महीने का, अगर मैं 8 साल में वापस नहीं कर पाता तो मुझे 3 महीने जो है ना वो एक्स्ट्रा दे दिए जाएँ या
जितने भी आप यहाँ से 12 महीने का, मैंने 1 साल का उन्होंने ग्रेस पीरियड का टाइम दिया है, आप इसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 3 महीने का सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट पे। उसके बाद है जी आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट क्या है। ऑपरेटिंग एसेट बेसिकली ऐसे एसेट्स होते हैं कि जो आपके कारोबार को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, और ये रीसेल टू कस्टमर नहीं होता। मतलब आप ये जो परचेज़ करते हैं ये एसेट्स बेसिकली आपकी प्रोडक्शन के अंदर जो कारोबार की ग्रोथ है उसके अंदर यूज़ होते हैं, या वो चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं जो आप कस्टमर को सेल करते हैं। ये जो एसेट आप परचेज़ करते हैं ये आप रीसेल के लिए नहीं होता, बल्कि इससे जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं वो आप रीसेल करते हैं, जिसमें आपकी लैंड आ सकती है, आपके इक्विपमेंट आ सकते हैं, आपका प्लांट आ सकता है, ये सारी। इसमें आपने बताना है कि आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट कितनी है। तो फ़र्ज़ करेंगे हमने जो है वो 1.5 लाख डाल दी इसमें। आपकी जितने भी आप फिजिबिलिटी जो आप रिपोर्ट बनाएंगे उसके हिसाब से आपको पता होगा कि आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट क्या है। ये जो हम बिज़नेस प्लान देख रहे हैं बेसिकली इसमें अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्मेटा की वेबसाइट पर चले जाएँ। स्मेटा की वेबसाइट के ऊपर आपको पहले से मौजूद फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जो स्मेटा से वेरीफाई है। आप वहां से अपने बिज़नेस से रिलेटेड जो भी वहां पर आपको अवेलेबल होगी, आप वहां से फिजिबिलिटी रिपोर्ट को डाउनलोड कर रहे हैं और वहां पर अपनी कॉस्ट के हिसाब से जो है वो उसको तरतीब दे लें, और वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि फिर ऑपरेटिंग एसेट की वैल्यू कैसे निकलती है, और उसके बाद वो आपके लिए बड़ा सूटेबल रहेगा। उसके बाद हमारे पास आता है जी एस्टिमेटेड इनिशियल सेटअप कॉस्ट। आप कितने में ये बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, इनिशियल सेटअप कॉस्ट कितनी लग जाएगी। फिर हम इसमें कर देते हैं जी हमारे पास ये 10 लाख में ये बिज़नेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं फर्जी दे रहा हूँ, आपने अपना देखना है कि कितने में आपका बिज़नेस जो है वो खड़ा हो सकता है, सेटअप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी एस्टिमेटेड मंथली बिजनेस रेवेन्यू। इसमें आप देखेंगे कि आप जो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं आप एस्टिमेट करेंगे, आप जो है ना फोरकास्टिंग करेंगे कि हमारा पर मंथ इससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा मंथली जो है वो तकरीबन 1 लाख रुपया जनरेट हो जाएगा, 1 लाख की हम इनकम कमा लेंगे। उसके बाद है जी आपके एस्टिमेटेड मंथली डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 1 महीने के अंदर वो कितने हुआ करेंगे, आप उसका भी तखमीना लगा लें। हम कहते हैं कि 80,000 के हमारे जो है ना वो हुआ करेंगे। फिर उसी तरह आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने होंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 60,000 के हमारे इनडायरेक्टेड भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है जी एस्टिमेटेड नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय। आप जो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके उसमें कितने एम्प्लॉय होंगे, आप कितने लोगों से वो कारोबार शुरू कर सकते हैं, कितने लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी उस कारोबार के अंदर। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मुझे 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप अपने बिज़नेस के हिसाब से यहाँ पर इसको फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद है जी रेलिवेंट एक्सपीरियंस। आपने ये साल में बताना है कि आप जो कारोबार शुरू करने जा रहे हैं आपको इस कारोबार के अंदर कितना एक्सपीरियंस है, आप कितने टाइम से इस कारोबार में हैं, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ से आप वो अपना साल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है जी अगर तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस की सनद है, कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस भी और आपके पास उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है, तो आपने वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड ज़रूर करना है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। उसके बाद है जी अदर डॉक्यूमेंट। ऐसे कोई भी दस्तावेज़ात जो आपके उस बिज़नेस में एक्सपीरियंस होने को सपोर्ट कर सके, आपने वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अगर तो आप पहले ही अपनी वर्किंग मुकम्मल कर चुके हैं, आपके पास पूरा एक प्लान है, आप अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना चुके हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को ज़रूर अपलोड करें, क्योंकि इससे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि आप वाकई ही संजीदा हैं और आप अपना कारोबार करना चाह रहे हैं। आपके पास एक ट्रैक है, आप वे है, आप उस पर ज़रूर चलना चाहते हैं। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर आप यहाँ पे जो है ना वो अपलोड करते हैं तो आपको ये बहुत 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 फ़ायदा देने वाली है।
अगर आपके पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली जब आपको इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट ज़रूर करवानी पड़ेगी। अगर आप नहीं करवाएंगे तो बाद में करवानी ज़रूर पड़ेगी, ठीक है। तो बेहतर है कि आप अभी करवाएं ताकि उसका आपको प्लस पॉइंट मिल जाए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट के अंदर है जी फाइनेंसिंग हिस्ट्री। फाइनेंसिंग हिस्ट्री में हम लोग पहली जो चीज़ है वो आर यू और योर पेरेंट और स्पाउस लोन डिफ़ॉल्टर, क्या आपके वालिदैन या आप खुद या आपके जो शरीके हयात हैं उनमें से कोई भी किसी भी बैंक के अंदर कोई लोन लिया हो और उसको वापस ना किया हो, डिफ़ॉल्टर हो। आपने यहाँ से ऑप्शन लेना है येस और नो। अगर तो आप किसी भी बैंक के अंदर डिफ़ॉल्टर हैं या आपका शरीके हयात डिफ़ॉल्टर है या आपके वालिदैन में से कोई डिफ़ॉल्टर है तो आपको वो यहाँ पर मेंशन करना होगा येस और नो, क्योंकि आपकी जो ECIB रिपोर्ट आएगी वहाँ पर आपके सारा डाटा मौजूद होगा। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल नो कर रहा हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद है जी प्लीज़ मेंशन लोन अवेल फ्रॉम अदर बैंक्स। अगर आपने ऑलरेडी किसी और बैंक से लोन लिया हुआ है तो आप यहाँ पर वो बैंक मेंशन करेंगे। यहाँ पर उसका बैंक सेलेक्ट कर लेंगे कि मैंने फ़लाँ बैंक से लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे रिसीव्ड लोन अमाउंट, आपने कितने का लोन लिया है, और आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट के अभी आपकी बकाया रकम कितनी है, कितना लोन लिया था, कितनी बकाया बच गई है, ये लोन डिटेल आपने इसमें लाजमी देनी है। और उसके बाद आपने इसको कर देना है नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते ही आपके रेफरेंस आ जाते हैं जी। रेफरेंस में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि रेफरेंस आपका ब्लड रिलेशन वाला बिल्कुल भी आपका रेफरेंस नहीं दे सकता। ब्लड यहाँ पे उसने मेंशन भी किया है, प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल ऑफ 2 रेफरेंस अदर दैन ब्लड रिलेटिव। आपके जो ब्लड रिलेटिव हैं, आपका भाई है, बहन है, आपकी वालदा है, वालिद है, ये आपका रेफरेंस नहीं दे सकते। और आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनका भी रेफरेंस आप यहाँ पर नहीं दे सकते। आपके जो दूर के रिश्तेदार हैं आप उनका यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं, आपके जो कलीग्स हैं उनका रेफरेंस दे सकते हैं, आपके जो हमसाए हैं उनका रेफरेंस दे सकते हैं, आपके जो दोस्त हैं उनका रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 बंदों के रेफरेंस देने होंगे, रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, ठीक है। यहाँ पर उनका नेम लिखेंगे, रेफरेंस 1 नेम, रेफरेंस 2 नेम। फिर उसके बाद है जी आपका उसके साथ रिलेशन क्या है, यहाँ पर आप वो रिलेशन लिखेंगे कि 1 के साथ आपका रिलेशन क्या है और 2 के साथ आपका रिलेशन क्या है, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद रेफरेंस 1 का मोबाइल नंबर लिखेंगे, रेफरेंस 2 का मोबाइल नंबर भी लिखेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं जी हम लोग रेफरेंस हो गया, रेफरेंस 1 का CNSE नंबर लिखेंगे, रेफरेंस 2 का CNSE नंबर लिखेंगे। और उसके बाद आप ये जो पिक्चर है ये कोड आपने सेम एज इट यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे आपने देखना है कि जो स्मॉल लेटर है उसको स्मॉल लिखना है, जो कैपिटल लेटर है उसको कैपिटल लिखना है। तो यहाँ पर कैप्चा जो है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, कैप्चा यहाँ पर जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आपका लोन जो है वो अप्लाई हो चुका है, बैंक का नुमाइंदा जो है वो आपके साथ रब्ता करेगा। तो ये वो था फॉर्म जो इस कामयाब जवान लोन स्कीम को हासिल करने के लिए फिल करना था। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।